लखनऊ में थे, बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। और आज प्रयागराज, ये यहां कौन सी व्यवस्था है? न्याय की नगरी, प्रदेश का हाई कोर्ट वो यही है, उत्तर प्रदेश का। तो न्याय की नगरी है। और कल का जो कार्यक्रम है वो इस देश की आध्यात्मिक नगरी है बनारस, वो केंद्र है, स्रोत सीधा ऊपर से वो जुड़ने का। और तीनों ही राजनीतिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था और आध्यात्मिक व्यवस्था, इन तीनों को ही वर्तमान व्यवस्था ने बर्बाद वो कर दिया है। और ये जो उत्तर प्रदेश है नहीं, ये देश का सबसे उत्तम प्रदेश ये कभी था। जब जब देश में व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत पड़ी, जरूरत महसूस हुई, तो ये उत्तर प्रदेश की भूमि ने ही सबसे अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाई। चाहे वो रावण की व्यवस्था के विरुद्ध हो, चाहे वो महाभारत के समय जो कंस की व्यवस्था थी उसके विरुद्ध, जब जब धर्म की स्थापना की बात आई और अधर्म को कुचलने की बात है, तो उत्तर प्रदेश ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो हमको जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से इस उत्तर प्रदेश को, जो इन लोगों ने उल्टा प्रदेश कर दिया है, इसको पुनः उत्तम प्रदेश वो बनाना है। ये हृदय है देश का उत्तर प्रदेश। आप देखेंगे चित्र को तो हृदय की भूमिका में ये उत्तर प्रदेश ही आता है। इसलिए बिना इसके उत्तर प्रदेश के मदद के संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन, भारत को संपूर्ण आजादी का मिलना वो संभव नहीं है। इसलिए हमको अपनी भूमिका में आना पड़ेगा, वही भूमिका जो हमारे पूर्वजों ने निभाई थी, महापुरुषों ने निभाई थी। अब हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे और थोड़ा देखेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या और किस नाम पर हुआ। 3 शब्द हमारे सामने आए कि हम क्या दे रहे हैं? जीवन को सरल, सुविधाजनक, आधुनिकता, विकास, ये नाम हमको वो दिए कि हमको जीवन को सरल बनाना है, आधुनिक बनाना है और विकास करना है। तो विकास के पैमाने क्या हैं? 1947 में जब अंग्रेज यहां से गए थे, तो ये जो पूरी दुनिया सोने की चिड़िया कहती थी भारत को, 1947 में भारत को कंगाल बना करके गए थे। और जब वो चले गए, लुटेरे चले गए, तो देश क्या होना चाहिए था? आबाद होना चाहिए था। लेकिन आज 2026 में, 1947 में अंग्रेजों के भयंकर लूट के बाद भी हम कंगाल तो हुए, लेकिन कर्जदार नहीं थे। आज पूरा भारत वो कर्ज में डूब गया है। कर्ज कितना है? 1947 में हमारे ऊपर एक भी रुपया वो कर्जा नहीं था। आज आरबीआई के अनुसार 255 लाख करोड़ से भी ऊपर वो कर्जा है। तो ये विकास है, ये आधुनिकता है, मतलब सहजता है, सरल जीवन है। तो क्या कहेंगे इसको? ये भ्रम है कि हम विकास के रास्ते पर चल रहे हैं, हम आधुनिकता के रास्ते पर चल रहे हैं। बहुत छोटी छोटी चीजें मैं आपको गिनवाऊंगा जो आपके संज्ञान में है पहले से ही, केवल याद दिलवाना है। भारत में सोने और चांदी के सिक्के वो चलते थे। कितने थे? एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था मैकॉले, उसने पूरे भारत का भ्रमण किया और पूरे भारत के भ्रमण के बाद वो लंदन गया और ब्रिटिश संसद में उसका भाषण है। और वो भारत में रहा 17 वर्ष, और भारत में जो रहा वो केवल अध्ययन करने के लिए आया था अपनी पूरी टीम के साथ। तो ब्रिटिश संसद में वो जब अपना भाषण शुरू करता है तो कहता है कि मैं भारत में 17 साल रहा हूं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे भारत का मैंने भ्रमण किया। पूरे भारत के भ्रमण काल में मुझे पूरे भारत में एक भी व्यक्ति गरीब नहीं मिला।
एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं मिला, एक भी व्यक्ति चोर नहीं मिला, भिखारी नहीं मिला। ये वो कहता है। और आगे जो कहता है वो कहता है कि भारत के सामान्य से सामान्य परिवार में मैं जब गया तो मैंने हर परिवार में सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर वो ऐसे देखे हैं जैसे अनाज के, और भारत के लोग उनको गिनते नहीं हैं, तोल करके रखते हैं। ऐसा भारत था। अरे किस उसका जो भाषण है वो कब का है? 2 फरवरी 1835। इसका मतलब 2 फरवरी 1835 को हमारे भारत की स्थिति क्या थी कि यहां के लोग सोने और चांदी के सिक्कों को तोल कर रखते थे। यह स्थिति थी। और जब अंग्रेज गए तो 1835 के बाद जो उन्होंने लूट शुरू की है और लूट को एक कानूनी अमली जामा पहनाया पेपर करेंसी एक्ट 1882 के माध्यम से। पेपर जो हमारे यहां व्यवस्था थी, ये जो रुपया है, भारत की मुद्रा वो रुपया है। तो रुपया होता था, रुपया का मतलब है 1 तोला चांदी, और 10 रुपए का मतलब है 1 तोला सोना। यह भारत की व्यवस्था थी अपनी। 10 रुपया मतलब 1 तोला सोना, उसको क्या बोलते थे? मोहर। और जो रुपया है वो है 1 तोला चांदी। अगर रुपये को चांदी में लेंगे तो 1 तोला चांदी, और रुपये को हमको लेना है सोने में तो 1/10 मोहर। मोहर का 10वां हिस्सा 1 रुपया था। ये 2 रुपए के सिस्टम वो थे भारत के अपने सैद्धांतिक। लेकिन 1857 की क्रांति हो गई भारत में। जब 1857 की क्रांति हुई, क्रांति क्यों हुई? कि भारत की जो आम जनता है वो पूरी तरह स्वतंत्र आजाद बिल्कुल वो थी। लेकिन उस जनता ने देखा कि ये जो राजा हैं, राजशाही थी उस वक्त, ये जो राजा हैं इनको पूरी तरह अंग्रेजों ने अपने जाल में फंसा लिया है और पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है इनको। या तो इनके राज्य छीन लिए हैं, या ये इनकी जय जयकार में वो लग गए हैं, मिल गए हैं, समझौते कर लिए हैं। वो धोखे से हुए, कैसे हुए, उस बात पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये आम जनता ने वो देख लिया, और आम जनता ने देखा कि ये अंग्रेज जो है ये भारत में व्यापार और बिजनेस करने नहीं आए, ये तो भारत को गुलाम बनाने और लूटने के लिए आए हैं। तो 1857 की क्रांति हो गई भारत में। जब 1857 की क्रांति हुई, और वो इतनी भयंकर क्रांति हुई कि अंग्रेजों को समाप्त कर दिया आम जनता ने। वो जो क्रांति थी 1857 की, वो आम जनता की क्रांति थी। क्योंकि आम जनता इतनी सामर्थ्य थी, इतनी शक्तिशाली थी कि अंग्रेजों को, जिन्होंने राजाओं को कंट्रोल कर लिया हो, उन्होंने अंग्रेजों को लगभग समाप्त कर दिया था। कुछ अपना रंग बदल करके, कालौच वगैरह पोत करके, कुछ बच करके यहां से गए थे। और उसका फिर उन्होंने अध्ययन किया कि भाई भारत में इतनी बड़ी क्रांति अचानक कैसे हो गई, कानों कान किसी को भी वो पता नहीं चला। तो उसमें लंबी बहस ब्रिटिश संसद में वो चली है क्रांति के कारणों को खोजने के लिए। तो सबसे बड़ा कारण निकल करके आया कि भारत की जो आम जनता है वो आर्थिक रूप से इतनी मजबूत है, और आर्थिक मजबूती के कारण और जो सामाजिक ढांचा है भारत का, भाईचारे का, आपसी, वो इतना मजबूत है कि किसी को कानों कान पता नहीं चली और इतनी बड़ी क्रांति हो गई और अंग्रेजों को समाप्त कर दिया और खदेड़ दिया भारत से। लेकिन दिक्कत क्या थी? उस वक्त जो हमारे साथ एक हमने ये विचार नहीं किया कि भाई अंग्रेजों को तो समाप्त कर देंगे, खदेड़ देंगे यहां से। लेकिन व्यवस्था जो है, जब अंग्रेज को समाप्त कर देंगे तो व्यवस्था को चलाएगा कौन, संभालेगा कौन? उसके लिए हमारी तैयारी वो नहीं थी। लेकिन जनता सरकार मोर्चा उस गलती को नहीं करेगा, दोहराएगा नहीं।
वो सबसे पहले क्या, हमको अगर इस व्यवस्था को बदलना है तो पहले जो नई व्यवस्था आएगी उसको समझने वाले, उसको चलाने वाले, भारत को समझने वाले, भारतीयता को समझने वाले ऐसे लोग तो तैयार हों। ये व्यवस्था को बदलना, इनको खदेड़ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन होगा क्या, भारत के आसपास आप देखें कई कई देशों में सरकारों को हटा दिया जनता ने, लेकिन परिणाम क्या निकला उसका, फिर उनके भाई जो है वो पे बैठ गए, चूंकि व्यवस्था संभालने वाले वो तैयारी वो नहीं थी। तो पहले उसके बाद क्या होगा, उसकी तैयारी को संभालने के लिए लोग चाहिए समझ वाले, कि भारत बाद में भी तो चलाना है हमको। एक पे से हटाया दूसरा बैठ गया, उससे निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो अंग्रेजों ने वहां पूरा अध्ययन करके 1857 की क्रांति का और फिर निर्णय लिया, चूंकि यहीं के कुछ राजाओं ने गद्दारी की और उनसे मिले और उनको दोबारा पुनः आमंत्रित किया, तो वहां से निर्णय ये लिया गया कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं होगा, अब भारत में सीधा ब्रिटिश शासन होगा और कानून का राज बनेगा, कानून का राज स्थापित होगा। तो कानून का राज स्थापित करने के माध्यम से वो पूरा सब कुछ ब्रिटिश संसद में हुआ, सारे कानून ब्रिटिश संसद में तैयार हुए और यहां उनको लागू किया गया। कौन से कानून लगे कि और वो कानून का आधार क्या था, बेस क्या था उसका, कि भारत की आम जनता के पास वो धन नहीं रहना चाहिए, वो निर्धन होनी चाहिए, ऐसे कानून बनाओ। तो सबसे पहला कानून कौन सा बनाया, टैक्स लगाओ भारत के लोगों पर। वो टैक्सेशन सिस्टम भारत के लोगों पर वो थोपा गया और टैक्स को वसूलेगा कौन, उसके लिए बनाया सिविल सर्विस एक्ट। उसमें एक पोस्ट बनाई कलेक्टर की, कलेक्टर का काम ही था टैक्स को कलेक्ट करना, यह उसका काम था। अब वो अकेला कैसे करेगा, तो उसको पूरा स्टाफ दिया गया और एक ताकत चाहिए, तो ताकत के लिए एक कानून दिया गया, इंडियन पुलिस एक्ट। और इंडियन पुलिस एक्ट बना करके वो दे दी कलेक्टर के अधीन, और इंडियन पुलिस एक्ट को अधिकार दे दिया लाठी चलाने का, गोली चलाने का, मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं। और अगर भारत के ना कानून में प्रावधान है इंडियन पुलिस एक्ट में, कानून में क्या है, अगर पुलिस किसी को पीट रही है, पुलिस का सिपाही किसी को डंडे से लाठी से पीट रहा है, पीटते हुए पुलिस के सिपाही की अगर पिटने वाले ने लाठी पकड़ ली, वो कानून का उल्लंघन है, वो जेल जाएगा, उसकी सजा होगी। वो सरकारी काम में बाधा, मतलब पिटने वाला वो गलती से पिट रहा है, बिना गलती के पिट रहा है, वो लाठी को, पुलिस वाले की लाठी भी नहीं पकड़ सकता। ये कानून में है। और ये कब बना, 1861 में ये इंडियन उसको कलेक्टर के अधीन कर दिया, मतलब इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में भारत में लागू कर दिया। सीपीसी बना, सीआरपीसी बना, ये सारे कानून बना करके अरे कानून का राज स्थापित कर दिया भारत पर। लूट का तंत्र पूरा। अगर सीधा कोई किसी की जेब में से पैसे निकाले तो वो अपराध है, कानून बना दो जेब काटने का, तो अरे भाई हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, उसमें तुम्हारी जेब कट रही है तो कटो। तो ये अब उसमें कलेक्टर जो है जब भी लाठीचार्ज, मजिस्ट्रेट जो है वो लाठीचार्ज का आदेश कर देगा, गोली चलाने का। और उसी कानून के आधार पर भारत में जलियांवाला कांड हुआ कि भारत के ही लोगों ने अपने ही भाइयों पर, एक ही था अधिकारी अंग्रेज जलियांवाले बाग में, क्या नाम था उसका, जनरल डायर। जनरल डायर ने आदेश किया और जो गोली चलाई थी जिन लोगों ने वो सब भारतीय थे, और अपने भाइयों को हजारों की संख्या में गोलियों से भून दिया। यह एक्सपेरिमेंट था कि भारत के लोग अपनी नौकरी के लिए, वेतन के लिए अपने भाइयों को
गोलियों से भून सकते हैं। एक्सपेरिमेंट हो गया कि ये पैसे के लिए, ये वेतन के लिए, नौकरी के लिए इतने वफादार हैं कि ये अपने भाइयों पर गोली चला सकते हैं और उनको वो भून सकते हैं। ये जलियांवाला बाग से उन्होंने देख लिया। अब ये जो लूट का तंत्र चला तो वो इतना ज्यादा नुकसान बिगाड़ कर नहीं पाए, बहुत लूटा, लेकिन भारत के उत्पादक किसान, व्यापारी वो उस लूटे हुए धन को व्यापार के माध्यम से, चूंकि भारत का जो निर्यात था वो दुनिया में, अकेला भारत दुनिया के निर्यात में 33% हिस्सेदारी अकेले भारत की थी। जो तो पूरा दुनिया निर्यात करती थी उसमें 33% निर्यात भारत करता था। इसलिए यहां का मसाले, कपड़े वो पूरी दुनिया में जाते थे और वहां से जो लूटा हुआ धन था उसे फिर से वापस ले आते थे। जब कुछ ज्यादा नुकसान उनको होता हुआ नहीं दिखा तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला। हमारे बुजुर्गों ने, चूंकि हम तो उत्पादक थे, उत्पादक प्रधान देश थे, उत्पादन हमारा इतना होता था, आज भी कितना ही हम लुट गए पिट गए, कितना ही इंडस्ट्रियल वो हो गया हो, आज भी आप किसी गांव को देख लो, जो गांव उत्पादन करता है उसका लगभग 70 से 80-90% उसको वो जरूरत से ज्यादा है और वो देना पड़ता है। जब ये आज ये स्थिति है तो पहले क्या थी? तो ये जो स्थिति थी उत्पादन जरूरत से ज्यादा होने का, तो वो हमको देना पड़ता था किसी को, तो देने के कुछ साधन बनाए हमारे महापुरुषों ने। तो उसके देने के महापुरुषों ने क्या बनाए? मापक बनाए। तो अगर हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, अनाज है, तो उसको हम जब देंगे, क्या तरीका है उसका देने का? किसी को बेचेंगे तो वजन भार है नहीं, तो भार का मापक बनाया। हमारे यहां दूध उत्पादन होता था, तेल उत्पादन होता था, तो उसको नाप करके देना, वो द्रव्य है, तो उसके लिए मापक बनाया लीटर, और भार को मापने का मापक बनाया किलोग्राम। तो किलो, और कुछ चीजें हमारी होती थी, कपड़ा बनाते थे हम, तो उसको नाप करके देना। तो कैसे नापेंगे? उसके लिए मीटर है, तो मीटर मापक है, किलोग्राम मापक है तोल का, नाप का। और एक हम देते हैं समय, श्रम। जब हम श्रम दान करते हैं तो वो कैसे देते हैं? उसका मापन क्या है? समय। तो समय का जो मापक है वो है घंटा। अब ये एक मापक नहीं है, चार नहीं है, ये हमारे यहां बहुत सारे मापक हैं। जमीन को नापेंगे तो उसके लिए गुनिया है, वो बहुत सारी अलग अलग वो चीजें हैं। तो ये मापक बनाए हमारे महापुरुषों ने, और उन्होंने सिद्धांत दिया कि कोई भी मापक जो होगा उसका मानक निश्चित और स्थिर होगा। मतलब मानक निश्चित होगा और वो स्थिर होगा, उसको बदला नहीं जा सकता। अब किलोग्राम मानक क्या है उसका? किलोग्राम है मापक, काय का? तोल का। मानक क्या है उसका? किसको कहेंगे किलोग्राम? लोहे के बट्टे को। अगर लोहे के बट्टे को किलोग्राम कहेंगे तो अगर किसी ने 100 ग्राम के बट्टे पर एक जीरो और बढ़ा दे तो किलोग्राम हो जाएगा? वो 100 ग्राम रहेगा। और उससे 1000 लिख करके और उससे तोलना शुरू कर दे वो, तो एक तोल पे कितने की लूट हो गई? 900 ग्राम की लूट हो गई। जब हम बचपन में थे, अब तो हमने देखा नहीं है, बचपन हमारा था तो दूध निकलवाते थे ना, जो दूधिया बोलते थे जिनको, उनका लीटर होता था, तो लीटर की पैंती को ठोक पीट करके नीचे निकाल करके रखते थे। उससे क्या होता था? वो लीटर का मानक है, मानक क्या है? 1000 मिलीलीटर। लेकिन जैसे ही पैंती ठोक करके नीचे की तो उसमें अब कुछ तो दूध जैसे 1.25 लीटर आ जाता था।
तो लूट हो गई। एक तोल पर 250 ग्राम 100 ग्राम, मतलब लूट के लिए वो करते थे। और कानून में ये प्रावधान है, कानून में, कि अगर मानक छेड़ा, किसी ने मानक को कम ज्यादा किया तो उसके लिए एफआईआर है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। इसी तरह हमारा मीटर है, मीटर कोई लोहे की छड़ी नहीं है, मीटर सरकंडे का भी बन जाएगा, ढैंचा की लकड़ी का बन जाएगा। उसकी लंबाई होनी चाहिए कितनी? 1000 मिलीमीटर। लीटर एल्यूमिनियम का बर्तन नहीं है, लीटर किसी भी धातु का हो सकता है, लेकिन उसमें जो उसका जो आयतन है, उसमें जो द्रव्य है, वो 1000 मिलीलीटर आना चाहिए, ये उसका मानक है। और इसको घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरह समय, जो घड़ी है जो समय देती है, वो घड़ी लोहे की हो सकती है, सोने की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है। अगर मैं पूछूं कि जो घड़ी है, एक सोने की घड़ी है, एक लोहे की घड़ी है, बढ़िया समय कौन सा देगी? दोनों बराबर देंगी ना। अगर सोने की घड़ी 61 मिनट में 1 घंटा बता रही है तो घड़ी वो गलत है। हर घंटे पर 1 मिनट की वो लूट कर रही है। किसके साथ? जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत दे रहा है। 1 मिनट की लूट होगी ना उसमें। तो तोलने के, लेने के, देने के मापक बना दिए। अब जो वस्तु हम दे रहे हैं, जो अपना धन उत्पादन हम दे रहे हैं, जो हमने मेहनत से कमाया है, उसको जब हम किसी को दे रहे हैं, पशु भी हो सकता है, पेड़ भी हो सकता है, अनाज हो सकता है, वो दूध हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, तेल हो सकता, कुछ भी हो सकता है। जब हम उसको किसी को देंगे तो तोल करके, नाप करके, द्रव्य वो करके वो देंगे हम उसको। लेकिन उसकी वैल्यू भी तो होगी कुछ, उसकी कीमत भी तो होगी कुछ, उसका मूल्य भी तो होगा कुछ। तो मूल्य को कैसे नापेंगे? उसका मूल्य कैसे लगाया जाएगा? मूल्य निर्धारित कैसे होगा? उसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बनाई मुद्रा। अब 2 तरीके हैं। मेरे पास घर गेहूं का आटा है और मुझे आज इच्छा कर रही है, मुझे बाजरे का रोटी खानी है, तो मैं अड़ोसी पड़ोसी से पूछूंगा बाजरे का आटा है, और किसी ने कह दिया हाँ हमारा है, तो भैया तू गेहूं का ले ले, अरे मुझे बाजरे का आटा दे दे। तो हिसाब किताब क्या हुआ इसमें? बराबर हो गया। अब ये तो हो गया वस्तु विनिमय, ऐसे चलता था। लेकिन मुझको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उत्पादन मेरे पास इतना है कि मुझको देना है। अगर मैं अपने पास रखूंगा जरूरत से ज्यादा को, तो उसका खराब होने का, सड़ने का, बीजने का, सीलने का ये खतरा है। तो उस खतरे से बचने के लिए, अपनी जरूरत के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए पर्याप्त रख करके, उससे जो ज्यादा है, जिसको खराब होने का खतरा है, वो किसी ऐसे व्यक्ति को, जरूरतमंद को मैं दूंगा। उसके बदले में या तो मैं लूंगा वस्तु की मुझे जरूरत नहीं है, तो फिर मैं क्या लूंगा? फिर मैं लूंगा मुद्रा। तो वस्तु के बदले या तो वस्तु लूंगा, या वस्तु जो है, जो मैंने मेहनत से कमाई है, उत्पादन किया है, वो मेरी मेहनत है, वो मेरा धन है कमाया हुआ। तो धन के बदले तो मैं क्या लूंगा? धन ही तो लूंगा। तो मुद्रा क्या है? मुद्रा है हमारा धन। हमारी जो व्यवस्था है, हमारी आर्थिक शक्ति आज की व्यवस्था में, नियम कानून की व्यवस्था में, वो निहित है मुद्रा में। और मुद्रा क्या है हमारी? वह है रुपया। 1540 में एक राजा हुए भारत में, उनका नाम था शेरशाह सूरी। उससे पहले भी मुद्रा भारत में चलती थी और सोने और चांदी में ही चलती थी। लेकिन 1540 में शेरशाह सूरी ने भारत की मुद्रा का नामकरण किया, और क्या नाम रखा? उसका नाम रखा रुपया। और उसको एक सिद्धांत दिया कि रुपया जो होगा वो होगा 1 तोला चांदी। अरे
मुद्रा जो है वो किसी भी वस्तु के मूल्य का मापक है, किसी भी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने का वो साधन है मुद्रा। अब उसने सिद्धांत दे दिया कि 1 तोला चांदी वो 1 रुपया, लेकिन अगर हमको चांदी ही रखनी है, अब ज्यादा हो गई, हमको लाने ले जानी अगर पड़ी, तो उसके लिए सरल करने के लिए उन्होंने 2 धातु चुनी कि 1 रुपया 1 तोला चांदी बराबर, वो तो हो गया 1 रुपया। लेकिन अगर किसी को दूर आवागमन करना है तो उसे गोल्ड में, सोने में वो बदल सकता है, तो दूसरा सिक्का बनाया मोहर, और वो था 1 तोला सोना, और उनका अनुपात कर दिया उन्होंने कि भाई 1:10, 1 मोहर बराबर 10 रुपए, तो उसकी मोहर की वैल्यू हो गई 10 रुपए। तो सोने में अगर 1 रुपए की वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या निकलेगी? 1/10 मोहर, 10वां हिस्सा मोहर का। और 1 तोला कितना होता है? 11.664 ग्राम। शुद्ध ये भार हो तो इतने की 11.664 ग्राम शुद्ध चांदी बराबर 1 रुपया, और 11.664 ग्राम शुद्ध सोना बराबर 10 रुपए। ये सिद्धांत था भारतीय मुद्रा का। अब आते हैं 1860 से आ गया 1882। अंग्रेजों ने भारत को बहुत प्रयास करने के बाद भी ज्यादा जब नुकसान नहीं हुआ तो उन्होंने क्या वो निकाला कि भाई इनका जो बाट है, बाट किसी भी वस्तु के मूल्य को तय करने का जो बाट है वो मुद्रा है, और वो क्या है? वो है रुपया। इसको तोड़ दो। मैंने शुरू में कहा अगर 100 ग्राम के बट्टे पर एक जीरो और बढ़ा करके किलोग्राम वो तोल की जाए तो लूट कितनी हो गई? एक तोल पर 900 ग्राम की लूट हो गई। तो अंग्रेजों ने इस लूट का एक कानून बनाया। उस लूट के कानून का नाम है पेपर करेंसी एक्ट 1882। उसमें उन्होंने क्या किया कि जब कानून में प्रावधान है कि मानक स्थिर रहेगा, निश्चित रहेगा, उसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। और आईपीसी की धारा 489 में कै खे गै घ में क्या है? आजीवन कारावास की सजा है। और रुपए के मानक को किसी ने तोड़ा, छेड़ा, उसको घिस दिया, उसमें से कुछ निकाल लिया तो उसमें या नकली बना लिया तो उसमें आजीवन कारावास की सजा का वो प्रावधान है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया? 1882 में 1 रुपया बराबर 10 रुपए बराबर एक जो मोहर थी, उन्होंने उस कानून में कर दिया कि आज रात को 12 बजे के बाद एक मोहर वो 10 रुपए की नहीं रहेगी, वो 15 रुपए की मिलेगी। मतलब उसकी कानून बना दिया। 1882 से पहले कोई कानून इस तरह का वो नहीं था। पहली बार कानूनी स्वरूप दिया अंग्रेजों ने कि अब मोहर 15 रुपए की मिलेगी। अब इससे हुआ क्या? ठीक वही हो गया जैसे 900 ग्राम में 1 किलोग्राम कोई दे रहा हो वस्तु, ये लूट हो गई। अब मान लीजिए मेरे घर 300 रुपए रखे हैं चांदी के, और मैं रात कह रहा हूं कि मैं सुबह टकसाल पर जाऊंगा और मोहर बदल करके लाऊंगा, तो 300 रुपए में अगर 10 रुपए की एक मोहर है, 10 रुपए की, तो 300 रुपए में कितनी मोहर मिलेंगी मुझे? 30 मोहर मिलेंगी। लेकिन शाम को यह कानून आ गया, 12 बजे के बाद, रात को 12 बजे के बाद मोहर हो गई 15 रुपए की। अब मैं 300 रुपए लेकर के गया सुबह, अब मुझे कितनी मोहर मिलेंगी जब 15 रुपए की हो गई? 20 मोहर मिलेंगी। इससे क्या हुआ? 33% भारत के सोने की लूट हो गई एक ही कानून में। यह है कानून का राज। जब 33% सोने की लूट हो गई
तो केवल यह सोने की लूट नहीं हुई, रुपए का कूटकरण हो गया, रुपए की वैल्यू घट गई। 10 रुपए में 1 तोला सोना आता था, अब वो 15 रुपए में आता, तो रुपए की वैल्यू घट गई। जब रुपए की वैल्यू घट गई तो भारत का जो उत्पादन था वो 33% उत्पादन की भी वैल्यू घट गई। ये लूट हुई 1882 के अनुसार। लेकिन ये जो 1882 का कानून है, ये आज भी भारत में ज्यों का त्यों वो लागू है। और 1882 के बाद एक आया कोइनेज एक्ट 1906। उस 1906 में भी यही है कि एक सोने की मोहर बराबर 15 रुपए। तो पहले तो था 1/10 1 रुपया मोहर का, अब हो गया 15वां हिस्सा। तो 1/15 मोहर मतलब 1 रुपया। तो 1/15 मोहर का मतलब है जब हम उसमें 15 की भाग देंगे 11.664 ग्राम सोने में, तो आंसर आता 777 मिलीग्राम सोना। तो हमारा 1 रुपया क्या हो गया गोल्ड में? 777 मिलीग्राम सोना। यह हमारा रुपया है, यह है रुपया। अब आते हैं आज जो चल रहा है वो क्या है। कितने लोगों को पता है क्या चल रहा है आज? पर्ची, गवर्नर का वचन पत्र, लीगल टेंडर, वैध निविदा, हिंदी में बोलते हैं वैध निविदा, कानूनी, लीगल माने कानूनी, टेंडर निविदा। अब वो वचन पत्र है काय का? रुपए का। रुपया और रुपए की पर्ची, ये दो अलग चीजें हो गई। जमीन और जमीन के पेपर अलग अलग चीजें हो गई। नहीं, मैंने जमीन खरीदी तो रजिस्ट्री कराई मैंने, और रजिस्ट्री के कागज लेकर के मैंने उसके बदले में अपना धन दे दिया कमाया हुआ। मुझे जमीन लेनी है तो रजिस्ट्री ऑफिस से मुझे क्या मिला? रजिस्ट्री के पेपर मिले, जमीन के कागज मिले। जमीन पर मैं कभी गया नहीं, वो दखल लिया नहीं मैंने उस पर। अब वो खतौनी हो या बैनामा हो, वो क्या है? वो जमीन के कागज हैं, वो जमीन नहीं है। इसी तरह ये जो पर्ची हमारे हाथ में है, ये पर्ची रुपए का पेपर है, रुपए का चेक है, रुपए का वचन पत्र है, जिस पर गवर्नर ने लिख रखा मैं धारक को जितने रुपए की पर्ची है या जितने रुपए का वो नोट है, जितने रुपए की वो वैध निविदा है, जितने रुपए का वो लीगल टेंडर है, उतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं। यह वचन पत्र है। इसके बदले में रुपया देने का आरबीआई के गवर्नर ने वचन दे रखा। अब वचन के अनुसार हम कभी गए ही नहीं, हमने कभी मांगा नहीं। तो ये गांव में कहावत होती है, पुराना खाया उधार खाया। मतलब पुराना जब उधार हो जाता है, वो तो देने को लगो तो दंड लगता है। जैसे तो दंड पड़ गया मुझ पर जब ले रखा। अब हमने चूंकि उस पर्ची से हम लेन देन करने लगे, मतलब भरोसा इतना हो गया उस पर्ची पर कि उससे हम लेन देन करना शुरू कर दिया। वो जो लेन देन हमने शुरू कर दिया, ये बात बैंक ने देख ली कि ये तो पर्ची से ही लेन देन कर रहे हैं, और इतना भरोसा है उसमें ही अपना भैंस दे देते हैं, पेड़ दे देते हैं, धन दे देते हैं, सब कुछ पर्ची के बदले में चल रहा है। जबकि वो पर्ची है रुपए की, रुपए हमने लेना बंद कर दिया। तो इस बात का जब उनको पता चला कि भाई ये तो रुपए पे भरोसा कर रहे हैं, और इसको मतलब पर्ची को ही भरोसा कर रहे हैं, और पर्ची को ही इन्होंने रुपया मान लिया। अब ये हुई तो कब? हमारी कई पीढ़ी पहले। अब चूंकि जब हमारा जन्म हुआ तो बच्चा पेट से तो गाली देनी सीख के आता नहीं है, वो तो परिवार में कोई बड़ा उससे गाली देता है तो सीख लेता है।
तो हमने देखा कि हमारे बड़े बूढ़े तो ये इस पर्ची से ही काम कर रहे हैं, तो हमने इसको रुपया ही मान लिया वास्तव में। तो हमने वहां जाना बंद कर दिया। जब उन्होंने देख लिया कि रुपया ही चल रहा, रुपये से ही लेन देन चल रहा, तो फिर ऐसा करो, बिना सोने के रुपया छापना उन्होंने वो शुरू कर दिया। नियम रुपया छापने का, ये लीगल टेंडर छापने का नियम क्या है? पेपर करेंसी एक्ट 1882 के अनुसार, कोइनेज एक्ट 1906 के अनुसार, और आरबीआई एक्ट 1934 के। आरबीआई कब बना? 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार नियम रुपए छापने का यह है कि अगर बैंक आरबीआई 1 रुपया भी छापेगा तो 777 मिलीग्राम गोल्ड रिजर्व रखेगा। चूंकि गवर्नर ने वचन दे रखा लौटाने का, पर्ची के बदले सोना देने का, ये वचन दे रखा, रुपया देने का वचन है, तो उसने जो सोना था वो तो बिना सोना रखे गिरवी वो रिजर्व में रखे नोट छापने उसने शुरू कर दिए। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं और आप उसको चेक कर सकते हैं। 8 नवंबर 2016 शाम को 8 बजे भारत का प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने के लिए आता है। 8 नवंबर 2016 शाम को 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करने के लिए देश का प्रधानमंत्री आता है। मेरी बात तो झूठ हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री की वो तो पत्थर की लकीर है। इतना जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति झूठ नहीं बोल सकता, और वो बोलता भी नहीं है कभी। अब जब शाम को आया हो, टीवी पर रेडियो पर देश को संबोधित किया, तो वो यूट्यूब पर है उसका भाषण वो, और उसको दोबारा सुनना, तो 2 बातें उसमें बहुत बड़ी कहता। क्या बातें हैं? बड़े नोट के कारण देश में आतंकवाद बढ़ता है, बड़े नोट के कारण देश में भ्रष्टाचार बढ़ता है, और बड़े नोट के कारण देश में कालाधन बढ़ता है। ये 3 बातें उसने कही, और कई बार कही है उस भाषण में? ये बातें 3 बार कही हैं, 3 बार दोहराई है ये बात। इसलिए आज रात को, चूंकि हमको भ्रष्टाचार, आतंकवाद और कालाधन को खत्म करना है, इसलिए आज रात को 12 बजे के बाद 1000 का और 500 का करेंसी नोट, समझना इस बात को, करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा। अब इसमें 2 बातें हैं, खूब घुमाने की कोशिश की, तो बड़े प्रहार क्या किया कि बड़ा नोट बंद करना है। किस लिए बंद करना है? कालाधन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद से देश को मुक्त करना है। तो 1000 का नोट बंद हुआ। कौन सा आया सुबह को? 2000 का। उसका 1000 का साइज और 2000 का जो साइज है उसमें क्या डिफरेंस है? 1000 के जो नोट था हमारे यहां उससे छोटा था 2000 का नोट, और वैल्यू उसकी क्या थी? 2 गुनी। तो आतंकवादियों के लिए, भ्रष्टाचारियों के लिए, कालाधन वालों के लिए सुविधा हुई या उनके लिए असुविधा हुई? सुविधा की गई उनके लिए। 500 की जगह कौन सा आया? 500 का आया। और वो जो पुराना 500 का नहीं, आज का 50 का, ना पुराना 50 का और आज का 500 का साइज बराबर है लगभग दोनों का। और दोनों की क्वालिटी आप देखना, जो पुराने नोट थे वो लगते थे कि हां
ये असली लीगल टेंडर है। लेकिन अब जो है वो ऐसे ही बचपन में हम देखते थे, चूरन की पुड़िया में निकलते थे ऐसे ही नोट, जैसे वो नोट है। तो दोनों का, तो ये जब लीगल टेंडर बोला कि रुपया नहीं है, ये करेंसी नहीं है, 1500 के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इसका मतलब भारत की जो करेंसी और रुपया है, ये रुपए का लीगल टेंडर है। ये अब इसमें भी कुछ शक शुबा की बात है नहीं। और हमसे क्या कराया, पूरा देश लाइन में लग गया। कितने लोग तो ठंड में, उस समय जो लाइन में लगे बैंकों की में, कितने लोग मर गए। और बड़े बड़े भाषण ऐसे दिए कि ओहो क्या पूछो। देश के लिए मोदी जी ने चला मास्टर स्टॉक। कैसा मास्टर स्टॉक, और वो मास्टर स्टॉक पे हम लूट करके फेंक दिए। और तीसरी बड़ी बात और सुन लो, रात को 8 बजे या 12 बजे से पहले आरबीआई के अनुसार जो भारत में करेंसी थी वो कितनी थी, जो आरबीआई ने छाप रखी थी वो थी 16 लाख करोड़ की करेंसी आरबीआई ने छाप रखी थी। पूरे भारत में सारी जो करेंसी, ये जो पेपर करेंसी है, वो छाप रखी थी 16 लाख करोड़। और अगले दिन 1000 का और 500 का नोट बंद हुआ, और 2000 का और 500 का जब आया नया, तो अगले ही दिन देश में करेंसी बढ़कर के हो गई कितनी, 34 लाख करोड़। 34 लाख करोड़ की पेपर करेंसी हो गई अगले दिन। 1 ग्राम भी आरबीआई में सोना रखे बिना 18 लाख करोड़ की करेंसी छाप दी, बिना किसी मानक के, बिना किसी नियम के, बिना किसी कानून के। जब ये पता चला कि ये रुपया नहीं है, रुपए का लीगल टेंडर है, तो जनता सरकार मोर्चे ने एक आरटीआई लगाई और पता निकाला। ये सारा डिटेल जब निकाली, एक आरटीआई लगाई आरबीआई में और पूछा कि तुम्हारे पास रिजर्व में सोना कितना है। तो आरटीआई का जवाब आरबीआई ने दिया कि हमारे पास सोना है रिजर्व में 800 टन, और 1 रुपया बराबर कितना है, 777 मिलीग्राम गोल्ड। तो 777 मिलीग्राम गोल्ड के हिसाब से जब 800 टन सोने को डिवाइड किया, तो नियम कानून के आधार पर आरबीआई को छापने का अधिकार है करेंसी 800 टन सोने के बराबर में, सापेक्ष वो है 4.8 लाख करोड़। हम इसको मोटा मोटा 5 लाख करोड़ मान लेते हैं कि इतनी करेंसी आरबीआई वो छाप सकता है, क्योंकि इतनी करेंसी छापने का आरबीआई के पास छापने का सोना वो है। अब हमने जब पता चला कि हाँ, आरबीआई से जो सोना पूछ लिया हमने, फिर हमने पूछा कि तुमने आरटीआई के माध्यम से करेंसी कितनी छाप रखी है, तो उसने जवाब दिया कि हमने पेपर करेंसी छाप रखी है 34 लाख करोड़ की। तो जो 5 लाख करोड़ की करेंसी है उसका तो सोना है, तो उस करेंसी को क्या कहेंगे हम, वैध करेंसी, लीगल करेंसी। क्योंकि उसका सोना, उसके बदले में गवर्नर के वचन के अनुसार देने के बदले में उसके पास सोना है। लेकिन 29 लाख करोड़ की जो करेंसी ऊपर है वो क्या हो गई, वो हो गई इलीगल, गैर कानूनी, बिना सोना रखे वो छाप ली। वो कहां गई करेंसी, छाप करके क्या प्रयोग किया उसका, वो हमको कर्जा दे दिया, और कर्जा देकर के क्या किया, वो नकल मतलब कागज को नोट में कन्वर्ट किया और हमको कर्ज में दे दिया। अब वो जब हमने कर्ज ले लिया तो हमको कर्ज को, हम तो भारत के लोग हैं, हम तो नैतिक हैं, ईमानदार हैं, तो जब नैतिक और ईमानदार हैं, बहादुर हैं, स्वाभिमानी हैं, हम आत्महत्या कर सकते हैं। लेकिन हम अपने को बेईमान
वो नहीं कहला सकते। हमको कोई ये कहे कि ये कर्ज लेकर के इसने दिया नहीं है और कर्ज के नाम पर हमारा कोई अपमान करे, बेइज्जती करे, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हम आत्महत्या करनी पड़े। लेकिन हमको वो कर्जे को चुकता करना, तो कर्जे को कैसे चुकता करते हैं हम? बैंक ने कागज का नोट में कन्वर्ट किया, छाप दिया, बस उसको हमको कर्ज में दे दिया। अब हम उस कर्ज को चुकता करने के लिए क्या कर रहे हैं? कैसे चुकाते हैं हम? खेत में काम करते हैं या किसी के यहाँ मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, पशु पालते हैं, पेड़ पालते हैं, वो सबके माध्यम से जो मेहनत करते हैं रात दिन, उस मेहनत के बदले में जो उत्पादन हम करते हैं, उस उत्पादन के बदले में तो हमारा चुकता करने में क्या जा रहा है? जो हम चुकता कर रहे हैं उसमें जा रहा है हमारा गेहूं, जौ, चना, गन्ना, गुड़, मतलब जो पेड़, पशु हम ये दे रहे हैं। काय के बदले में? कागज के बदले में। वो कागज ही तो है, क्योंकि उसके बदले में कुछ है रखा तो है नहीं। तो उसने तो छाप करके हमको दे दिया कर्जा, और हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। अब समस्या क्या हो गई? नंबर एक, बच्चों को पढ़ाएं पहले या किस्त दें? इलाज कराएं या किस्त दें? पुलिस को और न्यायालय को देखें या पहले किस्त दें? क्या करें? हमें सारे काम करने। तो हमारी जो ऊर्जा है रात दिन की, उसको खाना शुरू कर दिया। किसने? बैंक ने, कागज को कन्वर्ट करके नोट में। अब अगला सवाल। एक प्रश्न है, अभी आपने बोला कोई भी चीज छापने या बनाने के लिए 4 नियम से सजा है ना जी, वो कहाँ गया फिर? आप बताएंगे उसको? उसके बारे में बताएंगे उसके लिए। मैं जो यहां से बोल रहा हूं, बहुत सारे लोगों के दिमाग में सवाल आ रहे होंगे। हो सकता है बोलते बोलते उन सवालों का समाधान वो मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर ना मिले तो नोट कर लें, वो बाद में सवाल जवाब हम कर लेंगे। कहां था मैं? हाँ, अब हमने एक अगली आरटीआई और लगाई। अब मेरा पहले तो आपसे आरटीआई तो बाद में लगाएंगे, पहले आपसे सवाल है कि 5 लाख की करेंसी छाप सकता है बैंक कानून के आधार पर? छाप दे 34 लाख करोड़ की। अब कर्जा देना है लोगों को, लोगों का विकास करना है, आधुनिक बनाना है उनको, उनकी तरक्की करनी है, तो कर्जा देना। तो कर्जा कितना दे सकता है बैंक? कितना कर्जा दे सकता है? मतलब करेंसी जो छाप रखी है वो 34 लाख करोड़ की है और 1 लाख करोड़ की सिक्कों में है, टोटल होगी 35 लाख करोड़। तो कर्जा कितना दे सकता है? तो 35 लाख करोड़ दे सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं दे सकता। अब हमने अगली आरटीआई लगाई, आरबीआई से पूछा कि तुमने अपने बैंकों के माध्यम से, जितनी भी भारत में ब्रांचें खुली हुई हैं, उनके माध्यम से तुमने लोगों को कर्जा कितना दे रखा है? तो जब यह आरटीआई लगाई थी उस वक्त जवाब आया था कि हमने कर्जा दे रखा 156 लाख करोड़ का। वैध करेंसी है 5 लाख करोड़, वैध और अवैध दोनों मिलाकर के है 35 लाख करोड़, और कर्जा दे दिया 156 लाख करोड़। और आज वो कर्जा है 255 लाख करोड़ से भी ऊपर चला गया है। इतना कर्जा हमारे ऊपर है। अब आप बताइए कि ये जो फ्रॉड हुआ है हमारे साथ बैंकों के माध्यम से और सरकारों की देखरेख में हुआ है, तो उन बैंकों पर और उन सरकारों पर क्या हमको भरोसा करना चाहिए? इतना बड़ा, मतलब ये लिख करके दिया है, और एक किताब है मोर्चे की, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, ये किताब है। उसमें सारे साक्ष्य जो मैं बोल रहा हूं, उस किताब में अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही गई है, कोई बात नहीं रखी गई है। जो सरकार और आरबीआई ये जो कह रहे हैं वही सारे साक्ष्य हैं उसमें मौजूद, या
दस्तावेज हैं, पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906, आरबीआई एक्ट 1934, ये सारे दस्तावेज सरकारों के और उनके ही हैं। अब सवाल करना चाहिए हमको। अब हमने जब ये सारा कच्चा चिट्ठा आ गया हमारे पास और ये पता चल गया कि इतनी करेंसी फर्जी नकली छाप रखी है, अब ये कानून का पता चल गया कि आईपीसी की धारा 489 कै गए में नकली करेंसी छापना, नकली करेंसी रखना, उसका कूटकरण करना, देना और लेना, रखना, इसमें आजीवन कारावास की सजा का वो प्रावधान है, ये कानून में है। तो हमने जनता सरकार मोर्चे ने एक उधारकर्ता का, जो बैंक का कर्जदार था, उससे कहा कि भाई वो परेशान, उससे कहा कि भाई तुझसे चुकता नहीं हो रहा। न्यू जी नहीं, सामर्थ्य नहीं है। जब सामर्थ्य नहीं है तो एक बार ये देख लेते हैं, देख करके बैंक से पूछ लेते हैं कि बैंक ने जो करेंसी दी है वो असली दी है, नकली दी है, कर्जे में पूछ लेते हैं एक बार। तो एक आवेदन तैयार किया उधारकर्ता की तरफ से, उसमें सारे पेपर करेंसी एक्ट 1882, कोइनेज एक्ट 1906, आरबीआई एक्ट 1934 और आईपीसी की धारा 489, वो सारे डॉक्यूमेंट लेकर के प्रमाणित कॉपी लगा करके आवेदन भेज दिया बैंक को कि आरबीआई एक्ट, ये पेपर करेंसी एक्ट 1882 वो ये कह रहा है ₹1 777 मिलीग्राम गोल्ड, और ये पेपर करेंसी एक्ट 1906, कोइनेज एक्ट 1906 वो ये कह रहा है और इसमें सजा का प्रावधान है। तो आप मुझे ये बताइए, आपने जो करेंसी दी है, आपने जब मैं लोन लेने के लिए गया था तो आपने मेरी पूरी जांच पड़ताल की थी, मेरी सिविल चेक करी, पूरी जानकारी आपने की थी, और मैं आपका उपभोक्ता हूं, और मेरी जो असली प्रॉपर्टी है, वैध संपत्ति, वो आपके पास बंधक है, उसके पेपर आपके पास हैं। तो मुझे बताया जाए कि ये आरटीआई के माध्यम से, जो आरबीआई ने बताया, आरबीआई के अनुसार सोना है 800 टन, जिसके अगेंस्ट करेंसी छप सकती है 5 लाख करोड़ की, छाप रखी है 34 लाख करोड़ की, कर्जा दे रखा इतना, तो इसमें वैध करेंसी इतनी है, अवैध करेंसी है। तो आपने जो मुझको लोन दिया है वो कौन सी करेंसी में दिया है, वैध करेंसी में दिया है, अवैध करेंसी में दिया है, वो मुझे बताया जाए। अब ये जब आवेदन बैंक में गया, अब वो बैंक वाले के गले में यहां फांस बन गई हो। तो ये आवेदन, एक आवेदन नहीं, ये हजारों की संख्या में बैंकों में आवेदन गए हैं, और बैंक इन आवेदनों का जवाब वो नहीं देता है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। और वो बैंक मैनेजर नहीं, मैनेजर को तो छोड़िए, जो रीजनल मैनेजर होते हैं उनको भी नहीं पता। वो कहते हैं जी ये तो जो पेपर करेंसी 1882 और कोइनेज एक्ट 1906 ये तो रिपील हो गए। रिपील कौन से कानून से हुए? न्यू जी, कोइनेज एक्ट 2011 है, कोइनेज एक्ट 2011 उसमें रिपील हो गए। अब गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, अब तो देश में फिएट मुद्रा चल रही है। हम बोले ठीक है, फिएट मुद्रा चल रही है, अब गोल्ड रखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब मानक वो खत्म हो गया। लेकिन आईपीसी क्या कहती है कि मानक को तोड़ना, घटाना, कूटकरण करना, उसमें आजीवन कारावास की सजा है। लेकिन हम मान ले, उसे तो आईपीसी को एक तरफ रखो, हमने मान लिया कि अब सोना रखने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब बिना सोना रखे कितनी भी करेंसी, कितना भी लीगल टेंडर वो छापा जा सकता है बिना सोना रखे। तो उसने, रीजनल मैनेजर ने कहा हाँ जी, अब तो सरकार का नियम के आधार पर है, कितनी छाप लो। तो जब कितना भी छापा जा सकता है और कोई मानक नहीं है लीगल टेंडर का, रुपए का कोई मानक नहीं है, तो फिर जो कर्जा दे रखा उसको भी छाप लो।
हमको क्यों परेशान कर रखा भाई? देश की जनता को क्यों परेशान कर रखा? छापना ही तो है, ज्यादा से ज्यादा छपाई हमसे ले लो, बस वो कागज का कलर में तुम कन्वर्ट करते हो, उसकी जो छपाई है हमसे ले लो, अगर मानक नहीं है। लेकिन अगर मानक है तो उसका कोई नियम तो होगा, वरना अगर नियम मानक को तोड़ना इतना आसान होता या लीगली होता तो फिर आईपीसी की धारा 489। लेकिन बैंक इसका कोई जवाब वो नहीं देता। फिएट मुद्रा, फिएट मुद्रा मतलब हो गई, फिएट शब्द से आपको कैसा लगता है? मतलब सरकार, बैंक कह रहा है कि अब तो फिएट मुद्रा चल रही है। फिएट का मतलब फेक मुद्रा, फर्जी मुद्रा, ये चल रही है और है भी फर्जी। इसके 3 साक्ष्य हैं। मेरे पास 1 रुपए का नोट है और ये 1 रुपए का नोट तो आपने देखा होगा, उसमें क्या लिखा होता है? भारत सरकार। और 2 रुपए पे भारतीय रिजर्व बैंक। जब देश एक है और करेंसी होगी उसमें 2, एक तो होगी भारत सरकार की। भारत सरकार कौन? भारत सरकार है हम, वो है हमारी, उस पर लिख रहा है भारत सरकार। और हमने जो सचिव बना रखा, वित्त सचिव, जो हमारा नौकर है, उसको अधिकार दे रखा, उसके साइन होते हैं। उसमें गारंटी कौन लेता है? गवर्नर नहीं, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय का वित्त सचिव, वो साइन करता है 1 रुपए पर। वो है रुपया, लेकिन वो भी लीगल टेंडर ही है, लेकिन वो उसको छापती है भारत सरकार। 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के जो नोट हैं वो छापता है आरबीआई। वो किसके नोट हैं? आरबीआई के। आरबीआई कब बना? 1934 में। कौन शासन करता था यहां 1934 में? अंग्रेज। तो बैंक किसका हुआ? वो चले गए। तो लूट के वो योजनाबद्ध तरीके से गए हैं। लूट की, भारत की लूट की व्यवस्था बराबर होती रहे, हम भारत को लूटते रहें, उसका इंतजाम 1934 में ही आरबीआई का गठन करके वो गए थे, वो छोड़ करके गए थे यहां। और वो किसका बैंक है? अंग्रेजों का। उस अंग्रेज सरकार को क्या कहते थे? उसको बोलते थे केंद्रीय सरकार। इसलिए 2 रुपए से लेकर के 2000 तक के नोट पर क्या लिखा है? गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, हर नोट पर लिखा है। केंद्रीय सरकार कौन? उनका नोट आज भी अंग्रेजों का इस देश में आरबीआई के माध्यम से वो चल रहा है, और उसके माध्यम से वो उन्होंने लूट मचा रखी है। लोन देने का नियम कौन बनाता है? आरबीआई। नोट छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के। आरबीआई किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेज किसके, मतलब वो किसके अंडर में? बैंक है। ये जो आरबीआई जितने भी हैं वो है, उनका ओनर है, उनका मालिक है रॉकचाइल्ड, और वो है इजराइल का। तो इस पर पूरी जो ये जो लीगल टेंडर है, पूरा कंट्रोल वो इजराइल के हाथ में है। नंबर 1। अब हमारा विकास देखो, हमारा विकास कितना बढ़िया चल रहा है। वो विकास है जहां सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर होते थे, और हमने अपनी आंखों से देखा कई लड़कों की सगाई हमने चांदी के बर्तन, और आज भी शादियों में अंगूठी गले के, मतलब सोना और चांदी वो देने की परंपरा वो भारत में वो है। हमने बहुत सारे बड़े बुजुर्ग देखे अपने, केवल महिलाएं नहीं, महिलाएं तो आभूषण पहनती थी। मेरी दादी जब मरी तो उनके ऊपर से जब चांदी पैरों की, गले से और हाथों से निकाली, तो पिताजी हमारे 6 भाई थे, तो सुनार बुला करके वो जब उनकी अरेस्टी वगैरह हो गई तो उसको बांटा, तो एक के हिस्से में 350 ग्राम आई थी चांदी। ये स्थिति थी। एक दादी थी, एक। और गांव में कितनी दादियां होती थी? अब सोना और चांदी ये तो आप भूल जाओ। आगे चलो, पीतल कितना होता था हर घर में?
कुंटलों कुंटलों पीतल होता था, तांबा, कांसा, फूल, ये बर्तन हर घर में होते थे कि नहीं होते थे? कहां है ये? सोना चांदी तो भूल जाओ, लोहा आ गया। और अब आज की डेट में प्लास्टिक, घर भरा पड़ा भरा प्लास्टिक से, ये स्थिति है। और हम क्या करें? हमको रात दिन सपने दिखाए जाते हैं कि भारत 1947 में नहीं 2047 में क्या बनेगा? विश्व गुरु, वो बनेगा भारत। ऐसा कोई घर है जिस घर में ढूंढने से कोई एक आध व्यक्ति ऐसा मिलेगा जो दवाई ना खाता हो? खोजने से मिलेगा। शारीरिक रूप से हम स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं है, क्योंकि हमारे पीछे इतने जिन्न लगा दिए गए हैं। जिन्न, शिक्षा हमारी अपनी होती थी, चिकित्सा हमारी अपनी होती थी, न्याय हमारा अपना होता था। शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि हमारी अपनी होती थी, और राजनीति, पॉलिटिक्स, खेत खेड़ा खाप, जो खाप की व्यवस्था थी वो हमारी अपनी थी, और धर्म वो हमारा अपना था। गांव में क्या होता था? गांव की चामड़, खेड़ा, गांव खेड़ा वो होता था, वो हमारा धर्म होता था। अब ये सारे क्या हो गए? 1 रुपया शिक्षा पे हमारा खर्च नहीं होता था। ये मेरे सामने तक की बात है। 1 रुपया शिक्षा पे नहीं, 1 रुपया चिकित्सा पे नहीं, 1 रुपया न्याय पे नहीं होता था, 1 भी रुपया कृषि, राजनीति और धर्म के ऊपर 1 भी रुपया। 6 चीजों क्या हुआ? पूरी तरह व्यापारीकरण। भारत में, पूरा भारत गांव आधारित अर्थव्यवस्था पर चलता था। गांव क्या होता था? उत्पादक। गांव होता था भारत, गांव होता था मालिक इस देश का। इस देश की आत्मा कहां बसती थी? गांव में। गांव होता था उत्पादक। शहर में कौन होते थे? उपभोक्ता, जब भी और आज भी। अब गांव क्या हो गए? उत्पादक से उपभोक्ता। शिक्षा, पूरी मेहनत शिक्षा वाले लूट रहे हैं। शिक्षा के नाम पे पूरा मतलब बेइंतहा लूट है शिक्षा के नाम पर। और मिलता क्या हुआ? शिक्षा के नाम पर मिलता क्या हमको? शिक्षा के नाम पर मिलता है, भारत की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। ये मिलता है हमको। अब मैं किसी सब्जी वाले से, फल वाले से कहूं कि हमारे भारत की खोज वास्को डी गामा ने की, सब्जी दे देगा मुझे? क्या करूं मैं उसका? ये इन नेताओं को नहीं पता, मूर्ख शिक्षा व्यवस्था में जो लोग बैठे हैं। मतलब भारत, मतलब हमारी खोज, वो वास्को डी गामा ने की। कहां का? पुर्तगाली था वो। अबे पुर्तगाल के बच्चों को अगर ये पढ़ाया जाए कि दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश, दुनिया का सबसे उत्पादक देश, दुनिया का सबसे ज्ञानवान देश, दुनिया का सबसे विद्वान देश, दुनिया का सबसे धनवान देश, दुनिया का सबसे बुद्धिमान, सबसे शिक्षित देश भारत, उसकी खोज हमारे वास्को डी गामा ने की, तब तो बात आती है समझ में। वहां के पुर्तगालियों के बच्चों को पढ़ाया जाए तब तो बात लूटने के लिए, वरना हम तो भूखे मर जाते। अगर वास्को डी गामा ना निकलता और भारत को ना खोजता तो हम तो भूखे मर जाते। तो उसने हमको भारत जैसे देश को लूटने के लिए खोज करके दिया, तब तो बात समझ में आती है। मतलब हमको पढ़ाया जा रहा है कि हमारी खोज वास्को डी गामा ने की। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई हो सकती है हमारे लिए। अब इससे एक से ही पता चल जाएगा कि हमारी शिक्षा व्यवस्था हमारे लिए कितनी उपयोगी है। जहां हम अपनी रात दिन की कमाई वहां लुटा रहे हैं। जीवन जीने के लिए हमको क्या चाहिए? भारत के संविधान के अनुसार हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको? 3 चीज चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। ये हमारे पास थे नहीं, पूरी दुनिया को देते थे हम। पूरी दुनिया को कपड़े का व्यापार भारत करता था। तो रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले क्या है? रोटी।
रोटी के बिना जिंदा रह सकते हैं क्या हम? भोजन चाहिए हमको। भोजन का रॉ मटेरियल कहां से आता है? खेत से आएगा। खेत से कब आएगा? जब खेती करेंगे। खेती हम कब करेंगे? जब हमको खेती करना आता हो तभी तो करेंगे। तो खेती करना हमको कैसे आया? क्योंकि वो हमारी जरूरत थी। जब जरूरत होती है ना, बिना भोजन के तो नहीं रह सकते हम, तो वो हमारी जरूरत थी। तो जरूरत ने, आवश्यकता आविष्कार की वो जननी है। तो हमारी आवश्यकता ने खेती करना हमको सिखा दिया। अब आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो खेती करना सिखाती है हमको? नहीं सिखाती ना। तो जीने के लिए चाहिए रोटी। रोटी आएगी खेत से तब आएगी जब खेती करेंगे। खेती जब करेंगे जब हमको आती हो। शिक्षा हमको सिखा नहीं रही। फीस कहां दे रहे हैं हम? क्यों दे रहे हैं भाई? अरे जीवन जीने के लिए रोटी चाहिए, उसमें शिक्षा का कोई योगदान नहीं है। क्यों दे रहे हो भाई? मतलब क्या है उसका? हमारा पूरा तो धन चला जाता है और एक दिन ऐसा आता वो बच्चा भी चला जाता हमारे हाथ से, क्योंकि हम तो लग रहे हैं उस पर। लाला, कोई अखबार में कोई खबर छपी कि साहब एक किसान ने, उसके पास 4.5 बीघे जमीन थी, वो बेच करके अपना बच्चा भेजा अच्छे स्कूल पढ़ने के लिए और उसने टॉप कर दिया और डीएम बन गया। अब सबने क्या किया? बस जमीन बेचो और बच्चों को पढ़ाओ। कितनी सीट है डीएम की? जितने पूरे भारत में डीएम है इतने गांव की आबादी है। ऐसे गांव मिल जाएंगे जितने पूरे गांव की आबादी है, सब बन जाएंगे डीएम। मतलब वो सब ने अखबार में छापा उसको और सब लग गए उसी लाइन पर। अब उन्हें पता लगी, वहां भेज दिया था। दिल्ली में एक जगह है मुखर्जी नगर, वहां भेज दिया वो, और उसने आत्महत्या कर ली वहां। क्योंकि परमात्मा ने पैदा वो किसी और काम के लिए किया था, तुमने लगा दिया किसी और काम पे वो, अब वो डिप्रेशन में चला गया। क्योंकि परमात्मा को बेवकूफ तो है नहीं जो यहां बच्चे पैदा कर रहा है और वो अमेरिका के लिए कर रहा है। अमेरिका के लिए पैदा करेगा, अमेरिका में नहीं करेगा, यहां क्यों पैदा करेगा? बच्चा पैदा किया परमात्मा ने यहां के लिए। हर बच्चा यूनिक है अगर हम उसका उपयोग जानते हो कि बच्चा परमात्मा। सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? ये बच्चे का ये टैलेंट जाना है कि परमात्मा ने किस काम के लिए पैदा, किस तरह का दिमाग दिया है, किस काम के लिए पैदा किया है। एक आपको मिल जाएगा रिक्शा चलाता हुआ, 3 आदमी रिक्शे में बैठे हो, राग नहीं गाता रहेगा वो, राग नहीं गावेगा, पसीने में पसीना है और खुश है, प्रसन्न है। और एक आदमी डीएम है, एक एसपी है, वो आत्महत्या कर रहा है, वो डिप्रेशन में है। तो पद, पैसा और प्रतिष्ठा, इसका हैप्पीनेस से, खुशी से कोई संबंध नहीं है। कैसे है? जिसके लिए मैं बनाया हूं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं हापुड़ से हूं और यहां आया हूं। क्यों आया हूं? अगर मुझे आनंद ना आए इस काम में, ये जिम्मेदारी का एहसास ना हो, मैं क्यों आऊं यहां? मेरे गांव नहीं है। हो सकता है परमात्मा ने जरूरत के हिसाब से मुझे इसी काम के लिए बनाया हो, और मुझे ही नहीं बनाया। आप में बहुत बैठे हैं ऐसे ही जिनके अंदर वो जीवाणु, वो डीएनए है कि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, चूंकि परमात्मा को पता है, क्योंकि ये जो धरती है ये परमात्मा की सबसे प्रिय धरती है, और इसके लिए चूंकि अब ये संकट में है, मानवता संकट में है, प्रकृति संकट में है, हमारी आध्यात्मिक भौतिक हर क्षेत्र संकट में है, इसलिए उसने जरूर ऐसे पहले ही वो यह भेज रखे हैं कि भाई इनका एक ही काम है, लोगों को जागृत, मतलब लोगों को समझ देना, समझ पैदा करना। उसके लिए तैयार आपके बीच में बैठे हैं बहुत सारे, उनको कुछ को दे रखा है, वो अपने गांव में समझ पैदा करेंगे, समझ करके कुछ आसपास जाएंगे, कुछ दूर तक जाएंगे, कुछ अन्य स्टेटों में जाएंगे। तो सब तरह के वो, किसी को बनाया तो था उसने चिकित्सा के लिए लोगों की। हम किस काम पे लग रहे हैं? किसी माँ बाप से पूछो, भाई कहाँ भेज रहे हो? तो मैंने पढ़ लिख लेगा, क्या करेगा? नौकरी कर लेगा। अच्छा चल भाई ठीक है। स्कूल में जाओ, मास्टर से पूछो, भाई क्यों पढ़ा रहे हो तुम इनको? अरे पढ़ लिख जाएंगे तो क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, नौकरी कर लेंगे। अच्छा ठीक है। बच्चों से पूछो, थोड़ा बड़े होंगे ना, उनसे पूछो क्यों पढ़ रहे हो भाई? नहीं पढ़ लिख जाएंगे तो नौकरी कर लेंगे।
नौकरी का जो असली नाम है देसी, नौकर क्या कहते हैं? गुलाम। चूंकि कुछ शब्द मैं गिनता हूं आपके सामने, ये शब्द किसके होते हैं? यस सर, ओके सर, थैंक यू सर, फाइन सर, ये सारे शब्द गुलाम के। अच्छा चलो, पढ़ा रहे हैं सब, पूरा सब लगा हुआ देश पढ़ाने पे, काहे के लिए? नौकर बनाने पे। फिर तब आगे चलियो, सरकार से पूछो, सरकार से पूछो कि भाई तुम्हारे पास नौकरी कितनी है? वो जो पहले जो दे रखी है वो उन्हें निकाल रहे हैं। अब तो एआई आ रही है, जरूरत ही नहीं है। और हम रात दिन परेशान हैं बच्चों को, और क्या कहते हैं उनसे? बच्चा अगर हमारे काम में हाथ बटाने, हर बच्चा मां बाप के काम में हाथ बटाने का पूरा प्रयास करता है। हर बच्चा, ऐसा एक बच्चा नहीं मिलेगा जो अपने मां बाप के काम में हाथ ना बटाता हो। 6 महीने की बच्ची अगर हो और मां के पास है और मां चूल्हे पे काम कर रही है और मां रोटी पोते हुए इधर उधर नहीं देख ले, वो बच्ची समझ जाती है 6 महीने की कि मां को क्या चाहिए। फूकने दे देगी उठा करके, चिमटा देगी उठा करके। इसी तरह बाप के काम में हर बच्चा, छोटे से छोटा, वो हाथ बटाने का प्रयास करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? लाला तू तो पढ़ ले, भैंसों को पानी तो मैं पिला दूंगा, मैं डुला लाऊंगा इनको, चारा तो मैं ले आऊं, तू पढ़ ले। मतलब उसे उस काम से भी काट दिया और आगे हमको पता नहीं है उसके बारे में। अरे कम से कम रोटी तो चाहिए ही। अब जहां हम रात दिन पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, वहां क्या मिलेगा? एक कागज मिलेगा जिसको कहते हैं डिग्री, मार्कशीट, यही तो मिलता है वहां। अच्छा, अब जितने भी डिग्रीधारी हैं और गांव से जमीन से कटे हुए हैं, जिनके पास 100 में से 100 नंबर की मार्कशीट है और डिग्री है टॉप की, उन्हें लिया हो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र का है, उसने बीटेक कर रखी है, एमटेक कर रखी है, एमबीबीएस कर रखी, मतलब कुछ कर रखा है उसने, उसको लिया हो। यहां मैं कह रहा हूं कृषि विशेषज्ञ हैं देश में, यूनिवर्सिटियां खुली हुई हैं, कृषि विशेषज्ञ को लिया हो यहां गांव में और उससे कहो, उसके सामने रखो 2 बैल, जुआ, जोत, हल, नरसैल, पगहा, ये सब रख दो उसके सामने और उससे कहो तेरे जोड़िए, चलाना नहीं है, जोड़ देना हल में। जो कृषि विशेषज्ञ है वो हल बैल को वो जोड़ नहीं सकता। और मेरे गांव का अनपढ़ जो कभी स्कूल नहीं गया वो जोड़ेगा नहीं। एक तरफ तो ट्रैक्टर वाला छोड़ दो उसके पास बराबर में, और एक तरफ उससे कहते हैं कि ट्रैक्टर वाले से कहो भाई सीधा खोद लाना, और वो तो बैल वाले से कहते हो सीधा खोद लाना। तो कौन से का सीधा मिलेगा? बैल वाले का सीधा मिलेगा। तो इतनी ऊंची तकनीक, इतना ऊंचा विज्ञान, और उसको क्या कहते हैं? उस किसान को क्या कहते हैं जो सीधा खोद लेगा आता? अनट्रेंड लेबर है, अनट्रेंड लेबर में गिना जाता है उसको। मतलब उसको मजदूरी वो नहीं लगती उसकी जो एक मजदूर की लगती है। अब इस रुपए के कूट काट से क्या? अच्छा हाँ, अभी 2 चीज रह गई, अभी तो रोटी पे बात चल रही है। तो खेती करना जो हमको सिखाते हैं वो कौन है? कहां से सीखते हैं हम? हमारे गार्जियन, मां बाप, चाचा ताऊ, अड़ोसी पड़ोसी। अड़ोसी पड़ोसी बता देते हैं, लाला भी पलेवा आ गया खेत का, बो दीजिए से कर लो। अच्छा, वो जो हमारे गार्जियन है, भैया कोई गाड़ी खड़ी है यूपी डीसी 8221, इसे पार्किंग में लगा दीजिए, हाँ रास्ते में। कोई फीस ली उन्होंने? कोई एहसान दिखाया हमको? एहसान भी नहीं है, फीस भी नहीं है, दोनों चीज नहीं है। तो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है भोजन उगाना, उसमें 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। सीखने में, उगाने में कोई खर्चा वो नहीं है, कोई किसी का एहसान भी नहीं है। अब भोजन उगा, वो आ गया घर, अब भोजन बनाना है। वो कौन सिखा रहे हैं भोजन बनाना?
माँ सिखाएगी, बुआ सिखाएगी, दादी सिखाएगी, सिखाई का कुछ खर्चा लेती है क्या? और जहां हम फीस दे रहे हैं वहां भोजन सिखाते हैं, भोजन बनाना सिखाते हैं क्या? नहीं। अच्छा, अब आ जाओ, अगली की चीज क्या चाहिए? कपड़ा। कपड़े का रॉ मटेरियल कहां से आएगा? वो भी खेत से ही आएगा। उसका भी सिस्टम क्या है? वो भी यही है। स्कूल सिखा रहा है कपड़ा उगाना, कपड़ा बनाना। जो कपड़ा उगाते हैं और कपड़ा बनाते हैं उनको स्कूल की जरूरत नहीं है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है जीवन के लिए वो कपड़ा है, उनका कोई संबंध नहीं है। तीसरा, मकान। मकान का जो सारा कच्चा माल हो कहां से आता? वो भी खेत से ही आता है। ठीक है। और जो मकान बनाना सीखते हैं बनाना नहीं, बनाना सीख रहे हैं। सीखते में लेता देता 800 रुपए, 800 तो सीखने में ले रहा है अगला। और वहां सिविल इंजीनियर करने जब जाते हैं वहां लाखों लाख हम खर्च करते हैं। और सिविल इंजीनियर बनकर जब वो आता है और किसी मिस्त्री के पास जाकर खड़ा कर दो, जरा सूत बांधिए दीवार पर, सूत नहीं बांध सकता। भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है। अच्छा, अब मैं ये जो मुद्रा का मामला है इस पर थोड़ा सा और प्रकाश डालूंगा और मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। 1970 में मजदूरी, गूगल सर्च करो कि एक मजदूर की मजदूरी कितनी थी 1970 में, तो आप खोजोगे जो मैं बता रहा हूं, तो मजदूर की मजदूरी थी 5 रुपए। और फिर खोजो कि 1970 में सोने का रेट क्या था। तो सोने का रेट था 1970 में 180 रुपए। तो 5 रुपए के हिसाब से कितने दिन की मजदूरी में 1 तोला सोना आया? 36 दिन की मजदूरी में 1 तोला, क्योंकि सोना है, मजदूरी है 5 रुपए रोज की, और 30 दिन की मजदूरी कितनी होगी? 30 पंजे 150, 6 दिन की मजदूरी और दो, 6 पंजे 30, 180 हो गया। तो 180 रुपए में 10 ग्राम सोना था। कब? 1970 में। तो 136 दिन की मजदूरी में 10 ग्राम सोना आ गया। आज मजदूरी कितनी है? कितनी लगाओगे? 500 रुपए लगाओ। ठीक है। तो 500 रुपए 36 दिन में कितने हो गए? 18,000 हो गए। अब 10 ग्राम सोना 1.5 लाख। तो क्या हुआ? मजदूर जो जब मजदूरी करता था वो अन्न, खाना, एनर्जी, उसका जो वो था वो तो उतना ही है, खर्चा तो उतना ही है उसका। लेकिन जहां उसको 36 दिन की मजदूरी में 1 तोला सोना मतलब 36 दिन की मजदूरी 10 ग्राम सोना था, अब 18,000 है। अब कितना आएगा? खत्म। पौना ग्राम भी वो नहीं आता। ये क्या हुआ? ये होगा, आप जो कहते हैं, हम जो कहते हैं ना महंगाई बढ़ गई, महंगाई नहीं बढ़ी है, हमारे रुपए की वैल्यू घट गई। नकली टेंडर दे दे करके, नकली टेंडर दे बिना सोना रखे वो दे दिया, कितना छाप लो। और छापने से उत्पादक का उत्पादन और मजदूर की मजदूरी ये लुटती हैं, और किसी फर्क नहीं पड़ता। ये समझना है, लड़ाई गांव की है। अब एक में प्रत्यक्ष, उसका मैं गवाह हूं, ये तो गूगल है। अगला जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वो मैं खुद गवाह हूं। 1975 में मेरे पिताजी को इंटर कॉलेज के लेक्चरर थे, उनका वेतन था 800 रुपये। सर्च कर लेना लेक्चर की तनख्वाह कितनी थी 1975 में, वो मुझे ध्यान है। 1975 में एक लेक्चर की तनख्वाह कितनी थी? 800 रुपये। सोने का रेट निकाल लो, नहीं उसका गेहूं का,
कि 1975 में गेहूं का रेट क्या था, वो था 100 रुपए कुंटल। तो एक लेक्चर की तनख्वाह में कितने गेहूं आए? 8 कुंटल आए ना। तो आज 8 कुंटल किसान का जो 8 कुंटल गेहूं है, 1975 में 8 कुंटल किसान के गेहूं में एक लेक्चर की तनख्वाह आ रही थी। तो वो आज भी आनी चाहिए, उतना आना चाहिए ये जितना सोना आता था। लेकिन आज एक लेक्चर की तनख्वाह लेने अगर हम जाएं तो हमको कितने गेहूं देने पड़ेंगे? 60 से 65 कुंटल। तो ये क्या हुई? लूट किसकी हुई? किसान की। अगर आज मेरे एक ताऊ थे, मेरे पिताजी से बड़े, आर्मी से रिटायर्ड थे, वो ये कहते थे कि लाला हमने अपने हाथ से अपने सामने 1 रुपए का 1.25 मन अनाज खरीदा है और बेचा है। तो 1 कुंटल कितने का हो गया? 2 रुपए का। 2 रुपए कुंटल। तो 2 रुपए कुंटल अनाज वो बिकता था। हम आज कह रहे हैं सरकार से हम अपना अनाज देंगे 2 रुपए कुंटल, लेकिन देंगे अपने रुपए में, भारतीय रुपया। वो क्या है? 777 मिलीग्राम गोल्ड। और वो कितने, क्या कीमत है उसकी आज? लगभग 14,000। बैंक वाले जो लीगल टेंडर है वो 14,000 और हमारा 1 रुपया, वो बराबर हैं। तो 2 रुपए के अगर कुंटल है तो 14 दूनी 28,000 रुपए ये लीगल टेंडर हमको बैंक के वो मिलने चाहिए। 28,000 अगर वो मिले और 2 तो हमारा 2 रुपए होया। तो कोई किसान गांव छोड़ कर जाएगा क्या? गरीब होगा क्या? कर्जदार होगा क्या? तो ये षड्यंत्र क्यों है? क्योंकि तुम्हारे पास एक चीज है, जल, जंगल, जमीन और जानवर। ये 4 चीज दुनिया में किसी के पास है। दुनिया कोई ताकत उसको गुलाम नहीं बना सकती। और आपको क्या, हमको क्या बनाना है? गुलाम बनाना है। इसलिए चारों कंट्रोल करनी है, जल, जंगल, जमीन और जानवर। ये कंट्रोल हो चुकी हैं। बिजली नहीं है तो पानी नहीं है। पानी हमारा कब था? जब हमारे जोड़ थे और हमारे कुआं थे, हमारा था। खेत में सन होता था, रस्सी बुटी, लोहार गांव में होता था, उन्हें डोल बना दिया, खींचा और पी लिया। पशु छोड़े तालाब में, नभाए धुलाए, पानी पिलाया और अपना जंगल में चुगाए। कोई खर्चा वो नहीं था। रहीम का एक दुआ है, गौधन, गजधन, वाजधन और रतनधन खान। गौ क्या बताई रहीम ने? गौधन, गौधन है। गज माने हाथी धन है, वाज माने घोड़ा, वो धन है। और रत्नों की खान, वो क्या है? रत्नों की खान वो है हमारी भूमि। अनाज कहां होता है? फल कहां होते हैं? सब्जी कहां होती है? सोना कहां निकलता है? कोयला कहां निकलता है? तांबा, जस्ता, कांसा, डीजल, पेट्रोल, हीरे, मोती, जवाहरात कहां निकल, सारे खनिज कहां निकलते हैं? ये जमीन किसके पास है? वो हमारे पास है। और हम कर्जदार हैं। किसके? किसके कर्जदार हैं हम? बैंक के। भारत में एक भी बैंक के पास एक इंच जमीन नहीं है, एक हाथी नहीं है, एक घोड़ा नहीं है, एक गाय नहीं है। उसने कर्जदार बना दिया हमको। समझ में नहीं आती हमारे में। चूंकि सारे धन हमारे पास है, रत्नों की खान हमारे पास है, जिसकी वजह से हम आजाद और स्वतंत्र हैं, वो छीनना है। इसलिए ये लूट की व्यवस्था वो चली हुई है। अब इस लूट के तंत्र को तोड़ना कि नहीं तोड़ना? तो इस लूट की व्यवस्था के विरुद्ध क्या चाहिए? उलगुलान। तो उलगुलान का हमको हिस्सा बनना चाहिए कि नहीं? अब आगे आगे मेरी बात यह पूरी हो गई। आवेदन का कोई एक पीछे सवाल किया था। बैंक और सरकार जो वर्तमान जो बैठे हैं, जो अपने आप को मालिक सिद्ध करने में लगे हुए हैं और हमको गुलाम बनाना, गुलाम सिद्ध करने में लगे हुए हैं, वो दोनों का मालिक एक ही है। इसलिए जब बैंक तो जवाब नहीं देता और जब लिखित में कोई आरोप लगाया जाता है किसी के ऊपर, तो भारत का कानून है कि 30 दिन के अंदर, 28 से 30 दिन के अंदर आरोपों का
लिखित आरोप अगर कोई जवाब नहीं देता तो इसका मतलब उसने वो आरोप मान लिया। और जब मान लिया तो अगला हमारे साथ हो गया फ्रॉड, तो हम अगला आवेदन हमारा जाता है एफआईआर के लिए आईपीसी की धारा 489 कह में पुलिस के पास, थाने के पास, एसपी के पास, डीजीपी के पास कि बैंक ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, बैंक ने हमारे लोन का एग्रीमेंट किया है रुपए में, रुपए देने का वादा है एग्रीमेंट में लिखित। अब दिया क्या उसने? लीगल टेंडर दिया या दिया डिजिट, हमको रुपया नहीं दिया। और जिस चीज का एग्रीमेंट है अगर उसका पालन नहीं हुआ तो एग्रीमेंट एक्ट 1872 उसमें स्पष्ट है, अगर एग्रीमेंट का पालन कोई सी पार्टी नहीं कर रही तो वो एग्रीमेंट को चुनौती दी जा सकती है, वो शून्य है, वो सिविल कोर्ट में उसको चुनौती दी जा सकती है। लेकिन हमने जो बैंक ने लोन दिया उससे बहुत ज्यादा मात्रा में, मैंने अभी बताया 14,000 का लोन, 14,000 के लीगल टेंडर में डिजिट में दिया गया लोन हमारे 1 रुपए में चुकता होता है। 14 लाख का लोन, 14 लाख का डिजिट में दिया गया लोन बैंक द्वारा वो हमारे 100 रुपए में चुकता होता है। और हमने दे दिए बहुत ज्यादा। ये कानून है, ये लीगली बात है, कोई हवा में बात नहीं है। ये ऑनलाइन बोली जा रही है जनता सरकार मोर्चे के माध्यम से पूरे देश में। बैंक के पास कोई जवाब नहीं है, पुलिस एफआईआर नहीं करती है। पुलिस वाले कहते हैं हमको तो इस मामले में एफआईआर करना सिखाया ही नहीं है, हमको आता ही नहीं है, वो एफआईआर नहीं करते। तो ये मामला जो लोन का है हमको जब तक, अब जब कोई सुनने वाला ना हो, सुप्रीम कोर्ट सुनने को तैयार नहीं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, मीडिया सुनने को तैयार नहीं, प्रशासन सुनने को तैयार नहीं, मालिक कौन है? हम अपनी व्यवस्था, अपनी सत्ता अपने हाथ में वापस संभालो। और ये जो जल, जंगल, जमीन और जानवर, इनको अपने हाथ में निर्णय लो, इस पे अपना अधिकार वापस। और रोटी बेटी माटी का सम्मान पुनः वापस। खेत खेड़ा खाप की व्यवस्था पुनः स्थापित हमको करनी है गांव की। और शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, राजनीति और धर्म, इन 6 चीजों से पूंजीवाद का खात्मा हमको करना है। इस देश को देश का मालिक अपने हाथ में ले ले, वरना कोई भविष्य हमारा वो नहीं है, सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ। तो आपने बहुत धैर्यपूर्वक इतना मुझको सुना। अब डॉक्टर साहब आ गए हैं, अब आपको, हमको, सबको उनका मार्गदर्शन मिलेगा।